हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले बेटा लिखते हैं चैप्टर का नाम। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, ह्यूमन के बारे में बात हो रही है, यानी हम किसके बारे में बात करेंगे? ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे। फिर ये समझेंगे कि हेल्थ क्या होती है, और हेल्थ को समझने के बाद फिर हम समझेंगे कि डिजीज़ क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं किसके बारे में? हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ क्या है। देखो, हेल्थ को डिफाइन करने के लिए ना सबसे पहले एक थ्योरी आती है जिसको कहा गया बेटा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या थी, उसने क्या कहा, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ को डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी है जिसको कहा गया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ठीक, अब ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या थी, किसने दी थी, इसके बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग हेल्थ को देख रहे हैं कि हेल्थ क्या थी। हेल्थ को डिफाइन करने के लिए एक हाइपोथेसिस आई जिसको कहा गया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। देखो, हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस और थ्योरी में बेटा डिफरेंस होता है। हाइपोथेसिस वो चीज़ है जो हम अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हमने सोचा और हमने आपको बता दिया, वो क्या है? मेरी हाइपोथेसिस है। अगर मेरी इमेजिनेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि मैंने आपको जो कहा वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव की जाए ना, तो वो क्या बन जाती है बेटा? फिर वो बन जाती है थ्योरी। ठीक है, तो अभी की जो बात कर रहे हैं ना बेटा, ये क्या है? एक हाइपोथेसिस है। अब भाई ये हाइपोथेसिस है, किसी ने तो दी होगी ना, तो ये किसके द्वारा दी गई बेटा? ये दी गई थी हिप्पोक्रेट्स द्वारा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा? गिवन बाई, यहाँ पर लिखते हैं गिवन बाई हिप्पोक्रेट्स। ठीक, किसके द्वारा दी गई थी बेटा? ये दी गई थी हिप्पोक्रेट द्वारा। अब हिप्पोक्रेट को ही बेटा फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। इनको किस नाम से जानते हो आप? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से। ठीक है, अब इन्होंने जो भी कहा था इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में ना, उसको इंडिया का जो आयुर्वेदा सिस्टम है, जो एंशिएंट आयुर्वेदा सिस्टम है ना, वो भी क्या करता है बेटा? इसको रिकॉग्नाइज करता है, यानी एक्सेप्ट करता है। तो क्या लिखेंगे बेटा? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड बाई, इज आल्सो सपोर्टेड बाई, लिख दो एक्सेप्टेड, सपोर्टेड, कुछ भी लिख दो, आल्सो सपोर्टेड बाई इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। ठीक है, इंडिया का जो आयुर्वेदा सिस्टम है बेटा, वो इस हाइपोथेसिस को क्या करता है? सपोर्ट करता है। अब सवाल ये आता है सर ठीक है, हेल्थ को डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी आई, सबसे पहले नाम दिया गया उसको गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। फिर दी किसने? हिप्पोक्रेट्स ने दी। हिप्पोक्रेट्स को ही क्या नाम, किस नाम से जानते हो बेटा आप? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम पे जानते हो। फिर आपको पता चला कि ये थ्योरी सपोर्ट दी गई किसके द्वारा? किसने इसको सपोर्ट किया? इसको सपोर्ट किया इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम में। अब सवाल ये था कि सर ये ह्यूमर क्या होता है? ह्यूमर क्या होता है बेटा? यहाँ पर ह्यूमर का मतलब फ्लूइड से है। किससे है बेटा? फ्लूइड से है। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो बात क्या है, पहले कायदे से समझ लो, फिर मैं लिख दूंगा, आपके एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी। अभी क्या कह रहा हूँ मैं, अभी ध्यान से सुनिए। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या थी? एक ऐसी हाइपोथेसिस थी जिसने किसको एक्सप्लेन किया? हेल्थ को। ठीक है, अब देखो ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या कहती है? ये आपको ये कह रही है कि बॉडी के अंदर बेटा, बॉडी के अंदर 4 तरीके के फ्लूइड पाए जाते हैं। कितने तरीके के? 4 टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं। अगर उन फ्लूइड्स का बॉडी के अंदर बैलेंस बराबर है, यानी सभी अपनी एक बैलेंस्ड मात्रा में है, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है कोई कम नहीं है, सभी अपनी एक बैलेंस्ड मात्रा में है ना, तब वो पर्सन क्या है? हेल्दी है। ठीक है, तब वो पर्सन क्या है? हेल्दी है। अगर उन फ्लूइड्स के बीच का बैलेंस बिगड़ा, कोई एक फ्लूइड ज़्यादा हो गया फिर कोई एक फ्लूइड कम हो गया ना, तो बॉडी में क्या आ जाते हैं बेटा? बॉडी में बहुत तरीके की डिजीजेज आ जाती हैं, और बॉडी जो हेल्थ है पर्सन की, वो क्या होती है बेटा? खराब हो जाती है। तो किसी पर्सन को हेल्दी कब कहा जाएगा? किसी पर्सन की हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? जब उसके अंदर ये जो आपके ह्यूमर है, ह्यूमर क्या यानी फ्लूइड, ये बॉडी के जो फ्लूइड है ना, जो 4 तरीके के फ्लूइड हैं, जब ये क्या है बेटा? बैलेंस मीडियम में है। ठीक है, बैलेंस मीडियम का मतलब है कि एकदम बराबर में है, ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है। तो क्या कहती है बेटा ये हाइपोथेसिस? अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस,
यहाँ लिखता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है। अब यहाँ पर बेटा मैं हेल्थ की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड where there is balance between certain fluids of body, certain fluids of the body, ठीक है। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ बॉडी और माइंड की ऐसी बेटा स्टेट है जिसमें ये सर्टेन फ्लूइड्स का मतलब आप किसकी बात कर रहे हो बेटा, ह्यूमर्स की बात कर रहे हो। कितने ह्यूमर्स पाए जाते हैं, इस थ्योरी के हिसाब से 4 ह्यूमर्स पाए जाते हैं। अगर वो चारों ह्यूमर्स यानी वो चारों फ्लूइड आपकी बॉडी में एकदम बैलेंस तरीके से हैं, बैलेंस स्टेट में हैं, तब पर्सन हेल्दी है। अगर वो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, कोई ज़्यादा हो गया कोई कम हो गया, तो पर्सन को क्या कहा जाता है कि इसको डिजीज़ है या फिर ये अनहेल्दी है, ठीक है। तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज अ बैलेंस बिटवीन सर्टेन फ्लूइड ऑफ द बॉडी। अब बात आती है बेटा इस थ्योरी के हिसाब से ये फ्लूइड कितने टाइप का था, तो 4 टाइप का था। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा हम लोग अगली बात, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू this theory there are 4 types of fluid present in body, ठीक है। कितने टाइप के बेटा, 4 टाइप के। अब वो 4 टाइप के फ्लूइड कौन से थे वो देखो आप, 4 टाइप के फ्लूइड कौन से थे। इनमें जो पहला फ्लूइड था ना उसको कहा गया बेटा ब्लैक बाइल, क्या कहा गया, वो था ब्लैक बाइल। सेकेंड जो फ्लूइड था उसको कहा गया बेटा येलो बाइल, क्या कहा गया बेटा, येलो बाइल। थर्ड जो फ्लूइड था ना उसको कहा गया पहलगम, क्या कहा गया बेटा, पहलगम कहा गया। चौथा जो फ्लूइड था ना उसको कहा गया बेटा ब्लड, क्या कहा गया बेटा, ब्लड कहा गया। अब इस थ्योरी के हिसाब से कि बॉडी में अगर इन चारों फ्लूइड का स्टेट जो है वो बैलेंस है, यानी ये सब बैलेंस अमाउंट में अगर बॉडी में मौजूद है तब क्या है, पर्सन हेल्दी है। अगर इनका बैलेंस बिगड़ा तो पर्सन अनहेल्दी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ ब्लैक बाइल amount increases in human body, then person suffer from fever, ठीक है। अगर ब्लैक बाइल का अमाउंट क्या हो जाए, बॉडी में बढ़ जाए तो पर्सन को क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। फीवर होने का मतलब है बेटा टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी को आप क्या कहते हो बेटा, इसी को आप कह रहे हो कि पर्सन को क्या हो गया, फीवर हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा आगे, अब क्या इस हाइपोथेसिस को बहुत ज़्यादा रिलेवेंस मिला या फिर ये हाइपोथेसिस बाद में रिजेक्ट कर दी गई। तो बेटा बाद में ये हाइपोथेसिस जो है ना इसको आप डिस्प्रूव कर दिया गया, किसके द्वारा, विलियम हार्वे द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा बेटा, विलियम हार्वे द्वारा। तो क्या लिखोगे बेटा, आफ्टर सम टाइम, यहाँ से लिखता हूँ बेटा मैं, ये पूरा सिस्टम मैंने लिख दिया, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपकी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी किसने दी थी, हिप्पोक्रेट्स ने दी थी। कब दी थी बेटा, ये कब दी थी, ये एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे, एंशिएंट ग्रीक जो है
फिजिसिस्ट थे, तो बहुत ज़्यादा पहले दी थी, तो कोई एग्जैक्ट डेट है नहीं, ठीक है, एंशियंट टाइम में दी थी। और याद रखना बेटा कहाँ से बिलोंग करते थे, किस कंट्री से बिलोंग करते थे। आज का जो ग्रीस है वो एंशियंट टाइम पे क्या हुआ करता था, ग्रीक हुआ करता था। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा, ये कह रहे हैं हम कि ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है ना, बाद में इसको डिसप्रूव कर दिया गया किसके द्वारा, विलियम हार्वे द्वारा। तो क्या लिखेंगे बेटा, दिस हाइपोथेसिस is disproved by विलियम हार्वे। किसके द्वारा डिस्प्रूव की गई बेटा, विलियम हार्वे द्वारा। अब विलियम हार्वे ने क्या किया बेटा, विलियम हार्वे ने क्या किया था, देखो विलियम हार्वे बहुत ही एक साइंटिफिक फील्ड में, खासकर बायोलॉजी में एक बहुत ही अच्छे रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। किसकी बेटा, ब्लड सर्कुलेशन की। ही डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। अब इसके साथ इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसप्रूव कर दिया किसको, इस हाइपोथेसिस को। तो इनके दो काम हैं। तो इन्होंने क्या किया बेटा, मेनली 2 वर्क्स जो हम इनके रिकॉग्नाइज करते हैं। पहला इन्होंने क्या किया, ही रिजेक्टेड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ठीक है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। दूसरा इन्होंने क्या किया बेटा, ही डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। किसकी डिस्कवरी की बेटा, इन्होंने डिस्कवरी की ब्लड सर्कुलेशन की। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब आगे चलते हैं बेटा, इन्होंने कैसे रिजेक्ट किया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। इन्होंने के पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होंगे जिसके दम पर इन्होंने क्या किया, इतनी खतरनाक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया। किसकी सहायता से, थर्मोमीटर की सहायता से। किसकी सहायता से बेटा, थर्मामीटर की सहायता से। जो आप थर्मामीटर नॉर्मल बुखार चेक कराने जाते हो तो डॉक्टर थर्मामीटर लगाता होगा ना, तो उसी थर्मामीटर की सहायता से इन्होंने क्या किया, बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, ही मेजर्ड टेम्परेचर ऑफ बॉडी यूजिंग थर्मामीटर। किसका इस्तेमाल करके बेटा, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर मेजर किया। सर इससे क्या ही फ़र्क पड़ गया, इससे फ़र्क पड़ा बेटा। देखो इस हाइपोथेसिस ने कहा था कि अगर किसी पर्सन के अंदर, किसी पर्सन की बॉडी में अगर ब्लैक बाइल बढ़ जाएगा तो उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसको फीवर आ जाता है। ये बात किसने कही थी, इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ने। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, इस हाइपोथेसिस ने क्या कहा, इस हाइपोथेसिस ने कहा कि अगर किसी पर्सन में ब्लैक बाइल बढ़ता है तो उस पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और पर्सन को फीवर हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक व्यक्ति को, जिसको ये कहा गया था कि उसमें क्या है, ब्लैक बाइल बढ़ गया है जिसके कारण उसको क्या है, फीवर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने ब्लैक बाइल जिसके अंदर बढ़ा गया, किसी व्यक्ति को कहा गया कि हाँ भाई इन साहब के अंदर क्या बढ़ गया है, ब्लैक बाइल बढ़ गया है जिसकी वजह से इनको दिक्कतें हैं। इनको क्या बढ़ा हुआ है, ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ है। तो उस पर्सन का इन्होंने टेम्परेचर मेजर किया जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बराबर आया। तब इन्होंने कहा कि ब्लैक बाइल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है भाई, आप जिसका कह रहे हो कि इसका ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ है, तो भाई जिसका ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ है उसका तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि ये थ्योरी तो यही कहती है कि जिसका ब्लैक बाइल बढ़ेगा उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको फीवर आ जाएगा। ठीक है, तो जिस पर्सन का, जो इस थ्योरी के हिसाब से, जो भी आपके डॉक्टर वगैरह थे इस थ्योरी को फॉलो करते थे, उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि हाँ कोई एक्स नाम का आदमी है, इसके अंदर जो है ब्लैक बाइल बढ़ गया है। तो हार्वे ने कहा कि इधर आओ। फिर इधर आए, साइड में लिया, उसके बाद थर्मामीटर लगाया। थर्मामीटर लगाने के बाद ये पता चला कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर तो नॉर्मल है। तो हार्वे साहब ने कहा कि आपने अपनी थ्योरी में तो कह रखा है ना कि ब्लैक बाइल बढ़ेगा तो फीवर आ जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन इसका क्यों नहीं बढ़ रहा। फिर तो उन्होंने कहा कि भाई साहब देखो ऐसा है कि इतना
अलग दुनिया में मत जियो, ब्लैक बाइल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने मेज़र किया टेम्परेचर को किसकी सहायता से, थर्मामीटर की सहायता से। ठीक है, लिखो, ही मेजर्ड टेम्परेचर of a person which black bile is increased। जिनका ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ था, इस थ्योरी को फॉलो करने वाले डॉक्टर्स के हिसाब से जिनका ब्लैक बाइल बढ़ा हुआ था, उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र किया ना, तो वो टेम्परेचर कैसा निकला, नॉर्मल निकला। तो ये बात साफ हो गई कि ब्लैक बाइल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है और थ्योरी क्या हो गई बेटा, रिजेक्ट हो गई। तो ही मेजर टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन विद विच ब्लैक बाइल इज इंक्रीज एंड फाउंड दैट द पर्सन हैव normal body temperature, the person have normal body temperature। ठीक, ये पाया कि पर्सन में क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। इन दिस वे, अब यहाँ पर इस चीज़ों को मैं यहाँ पर आगे बढ़ा रहा हूँ। इन दिस वे द थ्योरी ऑफ गुड ह्यूमर द हाइपोथेसिस लिखो बेटा, थ्योरी मत लिखो, द हाइपोथेसिस ऑफ गुड ह्यूमर इज डिस्प्रूव्ड। क्या हो गई बेटा, ये डिस्प्रूव हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हेल्थ क्या थी, ये बात अभी भी अनक्लियर थी, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से जो आपकी हेल्थ थी वो यहाँ पर आपकी लिखी हुई है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज बैलेंस बिटवीन सर्टेन फ्लूइड। तो जब ऐसे टाइप के फ्लूइड ही नहीं एग्जिस्ट करते तो ये डेफिनेशन कैसे सही हो सकती है भाई? जब यही चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं तो कैसे हो सकती है? इसमें ब्लड पाया जाता है, हाँ पाया जाता है, ब्लैक बाइल जैसी कोई चीज़ होती नहीं बॉडी में, तो कैसे मान ले कि हाँ ये डेफिनेशन सही है? तो ये डेफिनेशन क्या थी बेटा, ठीक नहीं थी। फिर अब सवाल ये उठता है बेटा कि हेल्थ क्या होती है। सवाल ये है कि हेल्थ क्या है बेटा, तो हेल्थ की एक क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं। सवाल ये है कि व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ। अब आप सोचो कि हेल्दी पर्सन किसे कहा जाता है? हेल्दी पर्सन किसे कहा जाएगा बेटा? देखो, ऐसा इंसान जो फिजिकली, मेंटली, सोशली क्या है, अच्छा है। ठीक है, तो क्या है बेटा हेल्थ? क्या है हेल्थ? एक ऐसी स्टेट है किसी पर्सन की जिसमें वो एक सोशल, उसका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो, मेंटली वो बहुत अच्छा हो, अच्छा थिंकर हो, अच्छी चीज़ें सोचता हो, किसी के बारे में ख़राब तरीके की विचार नहीं रखता हो, और फिजिकली क्या हो बेटा, वो सही हो, उसको किसी तरीके की कोई डिजीज़ वगैरह ना हो। ऐसे पर्सन को आप क्या कहते हैं बेटा? हेल्दी कहते हो। ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको और डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, तो हेल्थ क्या है बेटा? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ health is a state of physical, mental and social well-being, not merely absence of डिजीज। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे कि मान लो कोई एक पर्सन है, ये क्या है बेटा? एक पर्सन है, ये क्या है? एक पर्सन है। ठीक है, अब इस पर्सन को कोई डिजीज नहीं है, दिस पर्सन हैव नो एनी डिजीज, दिस पर्सन हैव नो एनी डिजीजेस। और ये पर्सन जो है ना बेटा, ये पर्सन क्या है? एक थीफ है। थीफ का मतलब एक चोर है बेटा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो,
अब आप ध्यान से सुनो, ये एक पर्सन है जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये थीफ है, यानी एक चोर है बेटा। तो क्या सोसाइटी में इसकी कोई अच्छी रिस्पेक्ट होगी? नहीं होगी। क्या सोसाइटी में लोग इसको अच्छे नज़र से देखते होंगे? नहीं देखते होंगे। ठीक है, तो इस ये क्या है इसका बेटा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये फिजिकली तो फिट है, ठीक है, इसे फिजिकली क्या है बेटा, फिट है, सब कुछ ठीक है इसका, लेकिन बेटा क्या है, सोशली वेलबींग कंडीशन में नहीं है बेटा। ये फिजिकल वेलबींग है, यानी कोई बीमारी नहीं है, बट ये सोशल वेलबींग कंडीशन में नहीं है। सोशल वेलबींग कंडीशन में ना होने का मतलब कि सामाजिक रूप से ये एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो क्या आप इसको हेल्दी कहोगे? बिल्कुल नहीं कहोगे, क्योंकि हेल्थ किसे क्या है बेटा, हेल्थ क्या है, हेल्थ फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की स्टेट है। यानी एक पर्सन ऐसा जो उसको कोई बीमारी ना हो, मेंटली वो अच्छा हो, यानी अच्छे सोच रखता हो, किसी के लिए ख़राब विचार ना रखता हो, किसी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या ना करता हो, ये सारी चीज़ें अगर वो नहीं रख रहा है तो वो क्या है बेटा, वो फिर उसकी मेंटल स्टेट क्या है, अच्छी है, यानी उसकी मेंटल स्टेट वेलबींग है। उसके बाद फिर सोशल स्टेट की बात आती है कि जिस पर्यावरण में व्यक्ति रह रहा है उसके आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा है, आसपास के सोसाइटी में उसकी अच्छी रेपुटेशन है। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा, इसको हम कहते हैं सोशल वेलबींग। ठीक है, सामाजिक रूप से किसी तरीके की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताओ कि क्या इस पर्सन को आप हेल्दी कहोगे? क्या ये पर्सन ऐसे हेल्दी कहलाएगा बेटा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सोशल वेलबींग में नहीं है, तो ये पर्सन हेल्दी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब मान लो ये पर्सन के पास क्या है, अच्छी रेपुटेशन है, गुड सोशल रेपुटेशन, इसके पास क्या है, गुड सोशल रेपुटेशन भी है, चलो सोशल वेलबींग भी अब हो गया, इसके पास गुड सोशल रेपुटेशन है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है ना कि ये क्या करता है, ये बात बात पे गुस्सा करता है। ठीक है, बात बात पे गुस्सा करता है, किसी को कुछ भी बोल जाता है कभी भी। ठीक है, बात बात पे गुस्सा करता है, चीज़ों को अलग तरीके से देखता है। ठीक है, तो क्या है बेटा, ये इसकी मेंटल स्टेट अच्छी है? तो इसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है, इसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, किसी से बिना बात उलझ जाता है, तो ये सब क्या है, इसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है। दूसरों से नफरत रखता है, दूसरों से खराब तरीके के विचार रखता है, दूसरों से नफरत करता है, तो ये क्या है बेटा, इसकी मेंटल स्टेट अच्छी है नहीं है। और ऐसा व्यक्ति तो गुड सोशल रेपुटेशन वाला भी नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है तो गुड रेपुटेशन कैसे होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या ये हेल्दी है? नहीं है बेटा। ठीक है, तो किसी एक पर्सन में केवल डिजीज़ का होना या ना होना ये डिसाइड नहीं करता कि वो हेल्दी है। ठीक है, उसकी क्या अच्छी होनी चाहिए बेटा, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उसकी मेंटल एंड सोशल वेलबींग भी होना चाहिए, वो यानी मेंटली और सोशली भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप उस पर्सन को क्या कहोगे, हेल्दी कहोगे। ठीक है, तो ये हो गई बात बेटा किसके बेटा, ये बात हो गई बेटा हमारे इस ह्यूमन की हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ क्या है अभी तक हम लोग समझ चुके हैं। अब नंबर आता है किसका बेटा, डिजीजेस का। तो अब सवाल ये उठता है कि डिजीजेस क्या होती हैं। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करें, देन यहाँ से चलते हैं, फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि डिजीजेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, व्हाट आर द पैथोजेंस, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसीज, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चल बेटा, इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप हेडिंग लगाइए बेटा यहाँ पर, डिजीजेस। अब डिजीज़ क्या होती हैं बेटा, डिजीज़ क्या होती हैं, देखो बेटा, डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है ना जिसमें आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन, ध्यान से सुनेंगे, बॉडी का कोई ऑर्गन या फिर ऑर्गन का ग्रुप या फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम ही ढंग से काम नहीं कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, बॉडी में डिजीज़ क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है बेटा, डिजीज़ में क्या होता है कि डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी का कोई ऑर्गन या फिर कई सारे ऑर्गन का ग्रुप्स या फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम ही ढंग से काम ना कर रहा हो ना, तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हो, डिजीज़ कहते हो। डिजीज़ क्या है बेटा, एक तरीके की कंडीशन है। तो क्या लिखोगे बेटा, इट इज़ ए कंडीशन ऑफ बॉडी, इट इज़ ए कंडीशन, क्या है एक तरीके की बेटा, ये कंडीशन है,
इट इज़ ए कंडीशन। एक मिनट जरा चेक करने दो, उधर बराबर दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। तो ये क्या है बेटा, ये एक तरीके की कंडीशन है। इट इज़ ए कंडीशन इन विच एनी ऑर्गन और group of organ or organ system not functioning properly, ठीक है। तो डिजीज़ क्या है बेटा, ये एक कंडीशन है जिसमें बॉडी का कोई अंग या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी अंगों का समूह, ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र ढंग से काम ना कर रहा हो ना, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके की कंडीशन है जिसमें कोई ऑर्गन का ग्रुप या फिर ऑर्गन सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा होता, फंक्शन नहीं कर रहा होता प्रॉपरली, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिजीज़ कहते हैं। अब एक डिजीज़ पर्सन जो होता है ना, वो मैनिफेस्ट करता है डिजीज़ के साइंस और सिम्टम्स को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, किसी एक पर्सन को कोई डिजीज़ होगी ना, तो वो व्यक्ति जो है ना साइन और सिम्टम्स को मैनिफेस्ट करता है। ठीक है, तो अ डिजीज़ पर्सन क्या लिखेंगे बेटा, ए डिजीज़ पर्सन, जिसको कोई बीमारी होगी, ए डिजीज़ पर्सन मैनिफेस्ट some signs and symptoms of disease. ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति बीमार है तो वो जाहिर करता है, क्या जाहिर करता है, कुछ साइन और सिम्टम्स किसके, बीमारी के, यानी उस बीमारी के वो कुछ साइन और सिम्टम्स को जाहिर करता है। अब सवाल ये है कि व्हाट इज साइन एंड व्हाट इज सिम्टम ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के साइन क्या होते हैं, डिजीज़ के सिम्टम क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि साइन क्या होते हैं, व्हाट आर द साइन ऑफ डिजीज़। देखो, जब पर्सन को कोई एक बीमारी होती है ना, तो उसके अंदर कुछ एक ऐसे चेंजेस आते हैं जो बाहर से आदमी देख सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बॉडी में अगर कोई डिजीज़ होती है तो कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं बॉडी में जिनको आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हो। यानी डिजीज़ के कारण जो ऑब्जर्वेबल चेंज आ रहे हैं, जिनको बाहर से देखा जा सकता है ना, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, साइन कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो, अगर मुझे मान लो जुकाम हो गया, मुझे जुकाम हो गया बेटा, मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आई, यानी मुझे डिजीज़ हुई। ठीक है, अगर मुझे कॉमन कोल्ड हो जा रहा है तो मुझे एक डिजीज़ है, तो मेरे अंदर क्या चेंजेस आएंगे, जो बाहर से आदमी देख सकता है। मुझे कफ हो जाएगा, मुझे खांसी हो जाएगी। ठीक है, मैं खांसूंगा तो ये चीज़ें बाहर से आदमी देख सकता है ना। ठीक है, मेरी रनी नोज़ हो जाएगी, मेरी नाक बह रही होगी, तो लोग देख सकते हैं ना इस बात को। ठीक है, सामने वाला इसको ऑब्जर्व कर सकता है, मेरी नाक बह रही है तो देख के क्या कहोगे आप कि हाँ सर को जुकाम हो गया है। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसी बीमारी हो जाए, जैसे स्किन की कोई बीमारी हो जाए, तो स्किन पर रैसेज आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो अगर स्किन पर रैसेज आ जा रहे हैं तो इसको देख कर तो मुझे लग रहा है ना कि हाँ ये इस बीमारी के यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर रैसेस आ गए हैं। ठीक है, किसी पार्ट में ब्लीडिंग होने लगे तो ब्लीडिंग हो रही है, ये चीज़ मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा ना, ऑब्जर्व तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसी डिजीजेज बेटा जिनके अंदर कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी डिजीज़ के जो ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। ठीक है, यानी किसी डिजीज़ में के कारण बॉडी में आने वाले ऐसे चेंजेस जिनको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं बेटा। तो साइन क्या है बेटा, दीज आर ऑब्जर्वेबल चेंजेस, दीज आर ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन बॉडी ऑफ पेशेंट और डिजीज्ड पर्सन।
यानी जिस पर्सन को बीमारी है उस पर्सन के बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, तो उनको आप क्या कहेंगे बेटा, साइन कहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है बेटा, इस एग्जाम्पल है रैसेस ऑन स्किन, स्किन पर रैसेस का आ जाना, ये हमें दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। ठीक है, रैसेस ऑफ इन स्किन, ब्लीडिंग फ्रॉम ए बॉडी पार्ट, ब्लीडिंग हो रही है, किसी बॉडी के पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, कफिंग हो रही है, यानी हमको आ रही है खांसी बेटा, आंखें लाल हो जा रही हैं, रेड आइज। ठीक है, तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं ना बेटा, जैसे किसी को अगर पीलिया होता है तो उसकी आंखों के आसपास एकदम येलो येलो हो जाता है। ठीक है, तो येलो आइज अगर हो जा रही है, हाथ वाथ में एकदम पूरा येलो पड़ जाता है, ये सब पूरा येलो पड़ जाए, पूरी बॉडी येलो पड़ने लगे, तो आदमी क्या कहता है कि हाँ इसको पीलिया हो गया है। ठीक है, तो ये पीलिया का क्या है बेटा, ये पीलिया का साइन है। ठीक है, तो साइन क्या है बेटा, समझ गए ना, किसी बीमारी के कारण बॉडी में ऐसे चेंजेस जो बाहर से दिखाई देते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो क्या है, साइन है। अब आते हैं बेटा किस पर, हम लोग सिम्टम्स पर। हम लोग किस पर चलते हैं, हम लोग चलते हैं बेटा सिम्टम्स पर। सिम्टम्स क्या होते हैं? ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जो हैं किसी बीमारी के कारण बॉडी में आने वाले ऐसे चेंजेस होते हैं, ध्यान से सुनो, किसी डिजीज़ के कारण बॉडी में आने वाले ऐसे चेंजेस जो केवल पेशेंट को फील होते हैं। किसको फील होते हैं बेटा? केवल पेशेंट को फील होते हैं। सपोज जैसे मुझे किडनी स्टोन है, मुझे प्रॉब्लम है किडनी स्टोन की, तो किडनी स्टोन के कारण जो मुझे पेन होगा ना, अगर मैं ऐसे सामने किसी डॉक्टर के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो वो जान ही नहीं पाएगा कि मुझे क्या है। ठीक है, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा ना कि हाँ मेरे बैक साइड में पेन हो रहा है, जो फिर एब्डोमेन साइड में आता है। तो जब मैं उसको बताऊंगा तो ये क्या है बेटा, ये किडनी स्टोन का सिम्टम है, जो उसको मैं बता रहा हूँ कि हाँ मेरे बैक साइड में, बैक बोन के बगल से पेन स्टार्ट होता है, फिर वो एब्डोमेन की तरफ आता है, फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं डॉक्टर को बता रहा हूँ ना, ये कौन फील करता है? ये मैं फील करता हूँ, यानी एज अ पेशेंट इसको मैं फील करता हूँ, उसके बाद मैं उनको बता रहा हूँ ना। तो जो मैं फील कर रहा हूँ ना, वो क्या है, वो सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो डिजीज़ के कारण किसी पेशेंट में आने वाले ऐसे चेंजेस जो केवल पेशेंट द्वारा फील किए जाते हैं और पेशेंट द्वारा वो डॉक्टर को बताए जाते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं सिम्टम्स। समझ आई बात बेटा? साइन क्या है? जो बाहर से आदमी देख के पहचान जाए। ठीक है, डॉक्टर बिना देखे ही जान जाए कि हाँ आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, सिम्टम्स वो हैं जो आप डॉक्टर के पास जाते हो, जो बताते हो आप ना कि हाँ सर मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा ये दर्द कर रहा है, मेरा वो दर्द कर रहा है। तो जो ये आप बता रहे हो डॉक्टर को ना, ये क्या बता रहे हो आप? ये वो चीज़ बता रहे हो जो आप फील कर पा रहे हो। तो जो आप फील कर पाते हो किसी बीमारी के कारण, जो चेंज आप फील कर पाते हो ना, वही चेंज क्या कहलाता है बेटा? सिम्टम्स कहलाता है। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या है बेटा? सिम्टम्स आर चेंज इन बॉडी ऑफ, सिम्टम्स आर, एक मिनट बेटा मार्कर चेंज करते हैं। सिम्टम्स आर चेंज इन बॉडी ऑफ डिजीज्ड पर्सन which are felt only by patient and told by patient to doctor and told by patient to डॉक्टर। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या है बेटा? सिम्टम्स ऐसे चेंज हैं बॉडी के अंदर, कौन किसकी बॉडी के अंदर? डिजीज्ड पर्सन की बॉडी के अंदर ऐसे चेंज है जो केवल पेशेंट द्वारा फील किए जाते हैं। और किसको बताए जाते हैं बेटा? डॉक्टर को पेशेंट द्वारा बताए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा? सिम्टम्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बेटा? इसके एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, जैसे हेडेक, जैसे स्टमक पेन हो गया, मसल्स पेन हो गया, बैक पेन हो गया,
ठीक है। तो ये सारे वो सिम्टम्स हैं ना बेटा जो किसके द्वारा बताए जाते हैं, पेशेंट द्वारा डॉक्टर को बताए जाते हैं। ठीक है, ये बॉडी में ऐसे चेंजेस हैं किसी बीमारी के कारण जो पेशेंट द्वारा फील किए जाते हैं और पेशेंट द्वारा डॉक्टर को बताए जाते हैं। उनको हम किस नाम से जानते हैं, सिम्टम्स से। यानी एक बीमारी में क्या होते हैं बेटा, एक बीमारी में साइन और सिम्टम्स होते हैं। साइन वो होते हैं जो ऑब्जर्वेबल होते हैं, जिनको देखकर आप जान सकते हो ये ऑब्जर्वेबल हैं। ठीक है, और सिम्टम्स वो है ना, ये फील किए जाते हैं बेटा, फेल्ट बाई पेशेंट। ठीक है, अब इन्हीं साइन और सिम्टम्स के आधार पर अलग अलग डिजीज़ के साइन और सिम्टम्स भी क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। और इन्हीं साइन और सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर जो है ना वो डायग्नोज करता है किसको, डिजीज़ को। ठीक है, आप जाते हो तो आपसे पूछता होगा ना, हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है, आप दिक्कतें बताते होगे तो उसके हिसाब से फिर वो बताता होगा कि अच्छा ये दिक्कत है तो फिर आपको ये बीमारी है। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर बेटा विद द हेल्प ऑफ sign and symptoms, doctor diagnose the disease and give treatment or advice टू पेशेंट। वो ट्रीटमेंट और एडवाइस देता है किसके आधार पर, इन्हीं साइन और सिम्टम्स के आधार पर वो उसको बीमारी को डायग्नोज करेगा और फिर क्या करेगा, आपको ट्रीटमेंट और एडवाइस देता है। ठीक है, तो ये बात है बेटा। तो यहाँ तक हमने क्या सीख लिया, हेल्थ क्या है, डिजीजेस क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीख लिया, साइन और सिम्टम्स क्या हैं। अब हम चलते हैं बेटा डिजीजेस के टाइप्स पर। एक्चुअल में इस चैप्टर में एंट्री हम लोग अब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, हम लोग देखने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में। तो अब इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर पूरा रफ करेंगे क्योंकि डिजीज़ के टाइप में पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो आप क्या करिए, इसको सबको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ कर देते हैं। चल बेटा अब इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले यहाँ बीच में लिखते हैं एक डिजीज़। क्या लिखा हमने, डिजीज़। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ठीक, डिजीज़ में हमने क्या पढ़ा है, डिजीज़ में हमने क्या पढ़ा है कि बॉडी की ऐसी कंडीशन, ये क्या एक तरीके की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बेटा, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी का कोई ऑर्गन या फिर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक है, उसको आप क्या कहते हो कि पर्सन को क्या हो गया डिजीज़, अगर उसका कोई ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा तो। अब सवाल ये है कि डिजीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं बेटा कहाँ पर, टाइप्स ऑफ डिजीज़ पर। तो देखो बेटा डिजीज़ होती हैं दो टाइप की। कितने टाइप की, मेनली होती हैं ये दो टाइप की। ठीक है, मेनली होती हैं बेटा कितने टाइप की, ये मेनली होती हैं दो टाइप की। पहला जो टाइप लिखता हूँ बेटा मैं, पहला जो टाइप लिख रहा हूँ वो है कंजेनाइटल डिसीजेस। कंजेनाइटल डिजीजेस। ठीक, और दूसरा जो बेटा इसका टाइप है वो है एक्वायर्ड डिजीजेस। क्या है बेटा वो, एक्वायर्ड डिजीजेस। अब क्या होती हैं कंजेनाइटल डिजीजेस, क्या होते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस, आइए समझते हैं। देखो मार्कर चेंज कर लेते हैं बेटा, एक मिनट। ठीक है,
अब कंजेनाइटल डिजीजेस क्या है? कंजेनाइटल डिजीजेस ऐसी डिजीजेस हैं जो बच्चे में जन्म से मौजूद होती हैं, यानी बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो उन बीमारियों को लेके पैदा होता है। ऐसी बीमारियां क्या कहलाती हैं? कंजेनाइटल डिजीजेस कहलाती हैं। फिर से सुन लो, वे बीमारियां जो बच्चे में जन्म से होती हैं उनको आप क्या कहते हो? उनको आप कंजेनाइटल डिजीजेस कहते हो। और ऐसी बीमारियां जो बच्चे में जन्म के बाद आती हैं ना, उनको आप क्या कहते हो? एक्वायर्ड कहते हो। सिंपल सी बात है, बच्चे में पैदा होता है अगर वो, तो उसके साथ जो बीमारियां आती हैं, पैदा होने के साथ साथ वो जिन बीमारियों के साथ पैदा होता है वो कंजेनाइटल डिजीजेज हैं। और पैदा होने के बाद जो उनको बीमारियां होती हैं ना, वो क्या है? उसको वो आपके एक्वायर्ड डिजीजेज हैं। तो जेनेटल डिजीज, कंजेनाइटल डिजीजेज में आप क्या कह सकते हो बेटा? क्या कहोगे इनको? दैट डिजीजेज which present in child by birth, ठीक है। that diseases which present in child by birth are called congenital diseases। क्या कहेंगे उनको? हम congenital diseases कहेंगे, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये ऐसी डिजीजेज है ना जो बच्चे में आफ्टर बर्थ आती हैं। तो दैट डिजीजेस which comes in person आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के बाद आ रही हैं, तो वो एक्वायर्ड हैं बेटा। जन्म के बाद हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं ना, वो सब एक्वायर्ड होता है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सीख रहे हो ना, ये सब क्या है? ये आप सबका एक्वायर्ड है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो चीज़ें बेटा बर्थ से हैं वो क्या है? कंजेनाइटल हैं। जो बर्थ के बाद आ रही हैं ना, वो क्या है? एक्वायर्ड डिजीजेज है। अब कंजेनाइटल डिजीजेस को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है बेटा 2 ग्रुप्स में। कंजेनाइटल डिजीजेस को भी कितने ग्रुप में क्लासीफाइड किया हमने? 2 ग्रुप में। कंजेनाइटल डिजीजेस को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। कितने ग्रुप में बेटा इसको डिवाइड किया हमने? 2 ग्रुप में। पहले को कहा बेटा हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्या कहा पहले को हमने? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। आपने जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स में मैंने पढ़ाए हैं आपको, कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ाए हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। किसी बच्चे में ये हैं तो वो तो उनको लेके ही पैदा होगा ना, जन्म के बाद तो आएंगे नहीं, वो तो उसमें जन्म से हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये कहाँ पैदा होते हैं बेटा? ये बच्चे में कब पैदा होते हैं? जन्म से पहले पैदा होते हैं। तो ये क्या है बेटा? जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम किसको ले लेते हैं? हम ले लेते हैं किसको? डाउन सिंड्रोम्स को, ठीक है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम को ले लिया हमने, ले लिया टर्नर सिंड्रोम्स को, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम को, हमने ले लिया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को, ठीक है। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, किस में चेंज के कारण आते हैं? जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंज आ गया, तो ये किसके कारण पैदा होते हैं बेटा? ये होते हैं पैदा चेंज इन, ड्यू टू, यहाँ पर लिख देते हैं ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप में कुछ कमी रह जाए, उसके कारण क्या पैदा होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब चलते हैं बेटा हम लोग दूसरे वाले पर। कंजेनाइटल डिसीजेज में एक तो हो गए आपके जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरे क्या होते हैं बेटा? दूसरे होते हैं डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। क्या होते हैं बेटा? डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं। डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, ठीक है। देखो होता क्या है, ये ऐसे डिफेक्ट्स हैं ना जो फीटस के डेवलपमेंट्स के टाइम पर उसमें आते हैं। सपोज करो कि कोई फीटस है बेटा, कोई फीटस है, मदर के वूम में डेवलप हो रहा है, नॉर्मल फीटस है,
ये क्या है, नॉर्मल फीटस है। नॉर्मल फीटस डेवलप हो रहा था कहाँ पर, मदर के वूम में। लेकिन मदर ऐसी थी ना जो बहुत ज़्यादा शौकीन थी एल्कोहल की, ठीक है, पार्टी सार्टी बहुत करती थी, किटी पार्टीज़ में जाया करती थी। तो ऐसी लेडीज़ थी बेटा जो एल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी। तो इस प्रेग्नेंट लेडी ने जब इसके वूम में यानी इसके यूट्रस में जब एक बेबी डेवलप हो रहा था, एक फीटस डेवलप हो रहा था, तो इसने बहुत सारा एल्कोहल कंज्यूम किया। उस एल्कोहल कंज्यूम करने के कारण इसका जो नॉर्मल फीटस था ना बेटा, नॉर्मल फीटस में क्या आ गया, कुछ चेंज आ गया, चेंज इनटू एब नॉर्मल फीटस। किस में चेंज हो गया बेटा, ये एब नॉर्मल फीटस में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस नॉर्मल फीटस का जब ये एबनॉर्मल फीटस में चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ बीमारियां आ रही हैं। उसने बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम किया जिसका इफेक्ट कहाँ पड़ा, उसके फीटस पर पड़ा। तो कुछ तो डिफेक्ट्स आए ना, ये फीटस कैसा हो गया बेटा, एबनॉर्मल हो गया। तो ये एबनॉर्मल फीटस उन एबनॉर्मलिटीज़ के साथ ही तो पैदा होगा ना। तो ऐसे डिफेक्ट्स को क्या कहते हो बेटा आप, ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते हो, डेवलपमेंटल डिफेक्ट। यानी दोज डिफेक्ट्स which comes in during development और जेस्टेशन पीरियड कह सकते हो। यानी 9 मंथ का जो जेस्टेशन पीरियड होता है उस टाइम पर डेवलप हुए ऐसे डिफेक्ट्स, उनको आप क्या कहोगे बेटा, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स कहोगे, ठीक है। तो ये हो गई बात बेटा किसकी, कंजेनाइटल की। अब आ जाते हैं किस में बेटा, अब आ जाते हैं किस में, अब आ जाते हैं एक्वायर्ड डिसीजेज में। अब एक्वायर्ड डिजीजेज भी कितने टाइप की होती हैं, एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं बेटा मेनली 2 टाइप की, ठीक है। कैसी होती हैं बेटा, ये मेनली 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं कम्युनिकेबल, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को इन्फेक्शियस भी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्टियस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी अलग कलर से लिखते हैं बेटा। यहाँ पर कह रहे हैं हम लोग, हम क्या कह रहे हैं कि एक्वायर्ड डिजीजेस कितने टाइप की, 2 टाइप की। ये क्या है, कम्युनिकेबल है, ठीक है। दूसरे को क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, नॉन कम्युनिकेबल। दूसरी वाली क्या है मेरी, नॉन कम्युनिकेबल है। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं कह रहा हूँ ये जो कम्युनिकेबल है ना, इसको और एक नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्टियस डिसीजेस, इसको आप क्या कहोगे बेटा, इसको आप कहोगे नॉन इन्फेक्टियस डिजीजेस, ठीक है। अब ये क्या होती है बेटा, ये ऐसी डिजीजेज है ना जो पर्सन टू पर्सन फैलती हैं। कैसे फैलती हैं बेटा, ये ऐसी डिजीजेज है ना जो पर्सन टू पर्सन फैलती है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। यानी ऐसी डिजीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है ना, उनको आप इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हो। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, 2 डिजीजेस, दोज डिजीजेज which spread from one person to another is called communicable। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहे हैं उनको आप क्या कह रहे हो, कम्युनिकेबल। और ये क्या है बेटा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती, वो क्या कहलाती है, नॉन कम्युनिकेबल। तो नॉन कम्युनिकेबल को मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस बचाना है, भी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। नॉन कम्युनिकेबल को मैं कहाँ लिखता हूँ बेटा, ऊपर। तो क्या लिखेंगे बेटा, दोज डिजीजेज which are not spread from one person to another
ये वो डिजीज़ है बेटा जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, ठीक है। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना फैले वो नॉन कम्युनिकेबल है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाए ना वो क्या है बेटा, कम्युनिकेबल है। अब सर एग्जाम्पल बता दीजिए, इसके एग्जाम्पल तो अभी इसके और टाइप बनाएंगे तब देखेंगे, अभी हम क्या देख रहे हैं बेटा, अभी हम इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिखते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल में लिखते हैं हम जैसे डायबिटीज़, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक हो गया डायबिटीज़, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी आपका हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ये क्या है बेटा, ये एक तरीके की नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ठीक है। एलर्जी होना ये सब क्या है बेटा, नॉन कम्युनिकेबल है। जरूरी है क्या, मुझे मान लो जिस चीज़ से एलर्जी है, ज़रूरी है क्या कि बगल वाले को भी फैल जाएगी, जो एलर्जी मुझे है वो सामने वाले को भी हो जाएगी। अगर मेरे साथ उठ बैठ रहा है, मेरे साथ चाय पी रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे है तो उसको भी एलर्जी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं बेटा। तो एलर्जी को भी आप लिख सकते हैं बेटा, थर्ड क्या है इसमें, एलर्जी है। अब एलर्जी जैसे टॉपिक्स को भी आप इसी चैप्टर में कवर करेंगे हम लोग कि एलर्जीज़ क्या होती हैं। तो फिलहाल अभी के लिए बेटा क्या है, अभी के लिए क्या है कि हमने क्या देखा कि एक्वायर्ड डिजीजेस जो जन्म के बाद आती हैं वो एक्वायर्ड हैं, वो दो टाइप की हो सकती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या है, कम्युनिकेबल वो हैं जो पर्सन टू पर्सन फैलती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, और जो नहीं फैलती वो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, कम्युनिकेबल के टाइप पर। हम लोग कहाँ चल रहे हैं बेटा, कम्युनिकेबल के टाइप पर। कम्युनिकेबल के टाइप पर चलने का मतलब है कि हम अब डिवाइड करेंगे किसको, कम्युनिकेबल डिजीज़ को। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, पहली बात तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही हैं। ये कैसे हैं बेटा, मान लो यहाँ पर एक मिस्टर एक्स हैं और ये क्या है, मिस्टर वाई है। अगर ये डिजीज़ इस पर्सन से इसमें फैल रही है तो ये डिजीज़ क्या है बेटा, कम्युनिकेबल है, ठीक है। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ कितने टाइप की हो सकती हैं सर, ये होती हैं बेटा दो टाइप की। कितने टाइप की बेटा, दो टाइप की। कौन कौन से दो टाइप की, ध्यान से देखो इधर। एक को कहते हो आप कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस। दूसरे को कहते हो बेटा आप नॉन कॉन्टाजियस। ठीक, कॉन्टाजियस क्या होती हैं और नॉन कॉन्टाजियस क्या होती हैं। ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल जाती हैं ना, उनको आप क्या कहते हैं, कॉन्टाजियस, ठीक है। ध्यान से सुनो बेटा, जैसे कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड को आपने देखा है कि घर में अगर एक व्यक्ति को हो रहा है ना, एक व्यक्ति को कॉमन कोल्ड है, तो वो दूसरे व्यक्ति को कॉमन कोल्ड हो सकता है कि जैसे मान लो मुझे कॉमन कोल्ड है, मैं छींक रहा हूँ, खांस रहा हूँ या फिर ऐसे करके कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे हाथ वगैरह पर उसके वायरस होंगे, ठीक है। अगर मान लो मैंने किसी से हाथ मिलाया, मान लो मेरे हाथ में मैंने छींका था, मुंह पे हाथ रख लिया था, उसके बाद कुछ पार्टिकल्स जो है ना पैथोजेंस के वो मेरे हाथ में आ गए। अब मैंने किसी सामने वाले से हाथ मिलाया, तो मेरा हाथ उसके हाथ के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो आया ना, तो मैंने उस वायरस को कहाँ ट्रांसफ़र किया, उसके हाथ में। फिर उसने अगर उसको अपने नाक या मुंह के पास लगा लिया तो वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, बेटा, वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया। तो ये क्या है बेटा, कॉमन कोल्ड क्या है, एक तरीके के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलने वाली कॉन्टाजियस डिजीज़ है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो बेटा, कॉन्टाजियस क्या है बेटा, कॉन्टाजियस ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल रही है बेटा, तो क्या लिखेंगे बेटा, दोज कम्युनिकेबल डिजीजेस which spread by direct contact। जो कैसे फैलती है बेटा, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पर्सन, वो क्या कहलाती है बेटा, कॉन्टेजियस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हमने, कॉमन कोल्ड। अब सर नॉन कॉन्टाजियस क्या होती है बेटा, नॉन कॉन्टाजियस क्या होती है, ऐसी बीमारी जो डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैलती है लेकिन कम्युनिकेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगी, लेकिन ये दोनों पर्सन एक दूसरे को हाथ मिला रहे हैं तब नहीं फैल रही है। अब सपोज करो अगर इस पर्सन ए को क्या है बेटा, एड्स है, ठीक है। अब ये पर्सन जो यक्स वाला पर्सन है, यक्स नाम का पर्सन है, ठीक है। अब ये यक्स नाम का पर्सन इस वाई से अगर बेटा हैंड शेक करेगा यानी हाथ मिलाएगा, तो क्या इस वाले बंदे को भी यानी वाई वाले को भी एड्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन अगर इसने बेटा इसके अंदर का ब्लड किसी तरीके से इसके ब्लड के कांटेक्ट में आया तब तो फिर इसको एड्स हो जाएगा। यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रहा है, हाँ हो रहा है सर, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो रहा है बेटा। डायरेक्ट कांटेक्ट में है दोनों तब नहीं हो रहा है। घर में किसी एक पर्सन को एड्स होगा ना तो सीधे किसी और पर्सन को एड्स नहीं हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्यों नहीं हो जाएगा बेटा? क्योंकि उस एड्स वाले पर्सन का ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। किसके ब्लड नहीं आना चाहिए कांटेक्ट में, बॉडी कांटेक्ट में आ जाएगी कोई बात नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति के ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, बॉडी के टच से तो कोई मतलब नहीं ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के आसपास बैठ रहे हैं, लोग एक साथ सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इससे बेटा एड्स नहीं फैलता। फैलता कैसे है? वो एक दूसरे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। अगर एक इन्फेक्टेड ब्लड को इसके साथ में इसके ब्लड में डाल दिया गया तो इसको एड्स हो जाएगा बेटा। यानी कंटाजियस तो है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं फैल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, दोज कम्युनिकेबल डिजीजेस, दोज कम्युनिकेबल डिजीजेस, दोज कम्युनिकेबल डिजीजेस which cannot spread, which cannot spread, which cannot spread by direct contact, which cannot spread by direct contact are called non-contagious, नॉन कॉन्टाजियस। एग्जाम्पल क्या लिख ले बेटा इसका? एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है बेटा, एग्जाम्पल इसका एड्स है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, इसका क्या है बेटा, मलेरिया है, ठीक है। अब कॉन्टाजियस में एक आध एग्जाम्पल अब मन करे तो और लिख लो, मन करे तो आप कोरोना लिख लो। देखा था आपने, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल रहा था, छूने पर सब चीज़ को मना हो गया था, ठीक है, आइसोलेशन कर दिया जा रहा था, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड हो गया, कोरोना हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब क्या है बेटा, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके कॉन्टाजियस कम्युनिकेबल डिजीज हैं। यानी एक पर्सन से क्या होती है बेटा, ये एक पर्सन से दूसरे में फैलती हैं, पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट से। ये क्या है, नॉन कॉन्टाजियस, यानी कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैलती। आई होप आप डिसीजेस के टाइप समझ गए होंगे, कौन से डिजीज़ क्या है ये समझ गए होंगे। अब सवाल ये है कि हेल्दी रहने के लिए क्या किया जा सकता है, व्हाट वी कैन डू टू रिमेन हेल्दी, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं और लिखता हूँ, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर मैं यहाँ पर छोटी सी एक बात लिखता हूँ बेटा, यहाँ पर लिखता हूँ, आप एक बार इसको कर लो फटाक से स्क्रीनशॉट, तो फिर मैं छोटी सी बात लिखता हूँ यहाँ पर छोटी सी बात क्या लिखता हूँ मैं, टू रिमेन हेल्दी, टू रिमेन हेल्दी। एक पर्सन को क्या करना चाहिए बेटा, एक पर्सन को पहली बात तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आपको क्या लेनी चाहिए बेटा, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। दूसरी बात आपको क्या करना चाहिए बेटा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और तीसरी बात बेटा क्या करना चाहिए, गुड पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, गुड पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, ठीक है। ये हुई बात बेटा किसकी, ये हुई बात बेटा हमारे डिजीज़ की। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीख लिया है, डिजीज़ क्या होती हैं, हेल्थ क्या होती है, हेल्दी रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब एक पर्सन को डिजीज़ कैसे हो सकती है, अगर लिखना है तो वो भी लिख लीजिए। डिजीज़ कैसे हो सकती है बेटा, डिजीज़ हो सकती है कैसे, हाउ ए पर्सन गॉट डिजीज़, गॉट डिजीज़, कैसे उसको डिजीज़ हो सकती है। तो पहला बेटा क्या हो सकता है, पहला उसको किसी भी पैथोजन का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा उसको क्या हो सकता है बेटा, दूसरा उसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और तीसरा उसको डिजीज़ होने का जो मेन रीज़न है ना वो है बेटा लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो ये वाली बात बेटा हम लोग की हो गई है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे और बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे बेटा इम्यूनिटी को। देखो जो कॉमन डिजीजेज वाला पार्ट है ना वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम बॉडी की इम्यूनिटी को समझ लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये सारी बातें हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म करने की पूरी कोशिश में हैं हम। तो आप लोग ऐसे बने रहिए। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं बेटा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।